Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Akansha Kumar, and joining me in the studio, I have with me my colleagues from the Hindi team, Basant Kumar, who has recently returned from Gujarat after working on an investigation series based on illegal migration in गुजरात. तो बसंत, क्या हालचाल है? बताएं हमारे दर्शकों को, गुजरात कुछ ज़्यादा पसंद आ गया आपको, और क्या है ये एनएल सेना प्रोजेक्ट? हाँ, गुजरात तो मुझे पसंद आ ही गया, क्योंकि एक बार 25 दिन रहने के बाद फिर मैं लगभग 1 महीने उधर रहा। और ये सेना अभी चल रहा है जो गुजरात में और पंजाब में। ये है कि लोग अवैध रूप से अमेरिका जाते हैं, और ये कोई आज से नहीं हो रहा। 70 से शुरू हुआ और 90s के बाद एक वो हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आप छोटे से बच्चे से पूछेंगे ना, जैसे आप बिहार यूपी के किसी सिगरेट के, किसी पान के, किसी चाय की दुकान पे जाएं तो आपको 1-2 नेता मिल ही जाएंगे, लोकल पॉलिटिशियन। आप गुजरात के किसी भी, खासकर मेहसाणा हो गया, गांधीनगर हो गया, अहमदाबाद हो गया, मेहसाणा में किसी चाय की दुकान पे अगर बैठेंगे, सिगरेट की दुकान पे खड़े होंगे तो 1-2 एजेंट दिख जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, जो इलीगल यूएस भेजते हैं। तो हमने पता किया कि क्यों जाते हैं। हमने अपनी स्टोरी में जो आएगी क्यों जाते हैं, क्या वजह है, और जाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। हैरानी होगी आपको कि एक फैमिली को जाना होता है, पति पत्नी बच्चे, 1,30,00,000 रुपये का रेट है अमेरिका भेजने की। और वो भेजने के लिए इलीगल डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें सरकार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वहाँ भी कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी सेना के रिपोर्ट के ज़रिए बताएंगे। तो ये सेना में बसंत की ये स्टोरीज़ जल्द ही आप हमारे newslaundry.com की इंग्लिश और हिंदी वेबसाइट पर पढ़ने को जा सकते हैं। ये एनएल सेना प्रोजेक्ट अभी भी चालू है, सो प्लीज़ डू कंसिडर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एनएल सेना प्रोजेक्ट. Also joining us in the studio is my colleague Ashwini, who lately has been keeping an eye on the guest list at Navika Kumar's son's wedding. Hi Ashwini, क्या हाल चाल? हाय आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे गेस्ट लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, बड़े बड़े मंत्री तक, सांसद, नेता, सब लोग। हमें नहीं बुलाया, इस बात का अफसोस है। मैं कल अश्विन जब ये रिपोर्ट कर रहे थे तो मैंने अश्विन से पूछा कि यार पता करो अपने सोर्सेज से जो रिपोर्ट कर रहे हो कि जो इतने बड़े पॉलिटिशियन आए हैं, जैसे हम लोग जाते हैं ना किसी शादी में, किसी में, तो हम कहते हैं यार, जैसे मैं गोलगप्पा खाया, मैं आके अरे अश्विन गोलगप्पा बहुत अच्छा है यार, तुम भी खा लो। तो अगर वहाँ पे कोई सांसद आया था, मिनिस्टर आए थे, तो कोई मिनिस्टर जाके बोले पता है वहाँ ना गोलगप्पे बहुत अच्छे बने थे, चलो चखते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है ना, हम लोग आपस में तो आई थिंक मतलब मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि किसी टीवी पर्सनालिटी के बेटे की शादी इतना हाई प्रोफाइल इवेंट बन गया है। यूजुअली इस तरह का जो डिस्प्ले होता है ऑफ एफ्लुएंस एंड ऑफ कोर्स वेल्थ एंड कनेक्शन, वो यूजुअली एक पॉलिटिकल कोई अगर फिगर है तो उसके यहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है। हालांकि अश्विनी को हमने बुलाया है इनकी एक दूसरी स्टोरी पे चर्चा करने के लिए, और पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में हम इस स्टोरी पर हाईलाइट करेंगे जहाँ पर अश्विनी ने एक अमृतसर के एक ऐसे दूरदर्शन टावर को लेकर बातचीत करी है कुछ लोगों से जो कि पिछले 20 साल से वर्क इन प्रोग्रेस ही है। पॉडकास्ट के पहले हिस्से में हम बसंत की एक स्टोरी है जो कि बिहाइंड द पे वॉल है, जिसमें बसंत ने अदानी ग्रुप से जुड़े एक ऑडिटिंग फर्म पर तहकीकात करी है, और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया था। तो इस पर हम बसंत से बात करेंगे। जस्ट अ लिटिल बिट बैकग्राउंड for those who don't know, stupendous rise of businessman Gautam Adani has been in news lately after a New York-based financial research firm, Hindenburg, raised questions on some of the accounting practices by the business group and whether it amounts to alleged manipulation of its stocks. और बसंत, जो पहला सवाल है, क्योंकि इस तरह के जो स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी टेक्निकल होते हैं, एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आते हैं, तो जो स्टोरी में आपने बात करी और हाईलाइट किया है, गौतम अदानी समूह से जुड़े एक अकाउंटिंग ऑडिट फर्म है शाह धांधरिया,
एंड कंपनी LLP। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने इसी कंपनी पर क्यों फोकस किया है और हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट है इसके बारे में क्या कहती है? हिंडनबर्ग ने जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसने इस फॉर्म का जिक्र किया था, ऑडिटिंग फॉर्म का, और उसने कहा था कि इसमें 23-24 साल के नौजवान हैं और वो इतनी बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज का ऑडिटिंग करते हैं और उनका कोई खास अनुभव नहीं है। हिंडनबर्ग ने ये बोला। और माना जाता है कि जो बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं वो ऑडिटिंग के लिए मतलब एक प्रोफेशनल और जो एक तरीके से जिनका अच्छा अनुभव हो, जिनकी समझ, मतलब 23-24 साल में चलिए CA तो बन गए हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं MBBS करके, लेकिन हम कोशिश करते हैं, एक वहाँ के CA ने मुझे कहा भी कि हम कोशिश करते हैं कि किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं। तो जब इतनी बड़ी कंपनी होती है तो अगर नए लोग करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि कुछ अप डाउन हो सकते हैं। इसीलिए बड़ी कंपनियां, और कई उदाहरण भी दिए गए थे और कई अलग रिपोर्टों में, कि फलानी फलानी कंपनी कितने अनुभवी लोगों को ऑडिटर रखती है, लेकिन अडानी ग्रुप ने इसे रखा था। तो जब मैं गुजरात जा रहा था अपने सेना प्रोजेक्ट के लिए, जिसका जिक्र आपने पहले किया, तो मेरे दिमाग में था कि मैं एक स्टोरी ऐसे इसको देखूंगा, क्योंकि तब तक समय हो गया था अडानी वो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आए हुए। तो मैं इनके एड्रेस पे गया और हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि ये बहुत छोटा फॉर्म है, यहाँ सिर्फ 9 लोग कुछ लोग काम करते हैं, 8-9 ऐसे, और इनका अनुभव भी ज़्यादा नहीं है। एक उन्होंने जिक्र किया था कि इन्होंने इतनी कुछ अमाउंट था, बहुत छोटा अमाउंट था, ऑडिट किया है, और अडानी इंटरप्राइजेज इतना बड़ा है। तो मैं एक क्यूरियस था कि मैं जा ही रहा हूँ अहमदाबाद, तो ज़रा इन कंपनी के बारे में पता करूँगा क्या है। फिर मैं वहाँ गया। वहाँ अहमदाबाद में लॉ गार्डन करके एक बहुत बड़ा पार्क है, शहर एकदम सेंटर में है। उससे लगभग 500 मीटर दूर अभिजीत अपार्टमेंट है, वहाँ तमाम CA का दफ्तर है, वहीं इनका दफ्तर था। वहाँ मैं गया और फिर वहाँ मैंने काम करना शुरू किया। पहले तो उनके दफ्तर गया, बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं किया। उनके जो वहाँ पे सुबह मैं 11 बजे पहुँच गया था, तो उनके जो कम ऑफिस के देखभाल करने वाले थे, उन्होंने फ़ोन पर बात करा दिया। लेकिन मैं उसको रिसर्च करना शुरू किया तो ये स्टोरी निकल के आई कि ये साध हंधनिया ग्रुप वास्तव में धर्मेश पारिक ग्रुप, जिसका जिक्र हम स्टोरी में काफ़ी डिटेल में है, ऐसा लगता है किसी मुखौटा भर है, क्योंकि जिन भी कंपनियों का इनको मिला है वो पहले धर्मेश पारिक देखते थे, वो भी एक CA फर्म है, और उसके बाद इनके पास आया, और इनके पास से अडानी बिल्मर का एक 3 कंपनियों का इनके पास था, अडानी बिल्मर, अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी गैस। 17 में इनको मिला, और वो अब जाके अडानी बिल्मर फिर से धर्मेश पारिक के पास चला गया है। और हम आगे अगर आप सवाल इस पे पूछेंगे तो हम विस्तार से बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये धर्मेश पारिक जो CA फर्म है उसका मुखौटा है साध हंधनिया ग्रुप। अगर आगे विस्तार से अगर बात करेंगे, और उसमें भी कुछ वायलेशन भी हैं, क्योंकि हर एक कंपनी को ऑडिट के लिए केवल 5 साल का मौका दिया जाता है, लेकिन धर्मेश पारिक को बीच में भी शायद इन्होंने कुछ दिया है ऑडिट के बहाने से काम। कंपनी एक 2013 के मुताबिक ये था कि आपको 5 साल में अपना ऑडिटर चेंज करना है, ताकि जो इन्वेस्टर हैं और जो दूसरे लोग हैं उनमें भरोसा पैदा हो। इस तरीके की चीज़ें की गई। तो जब हम अपने स्टोरी के रिसर्च में लगे तो हमने ये देखा कि 2017 में धर्मेश पारिक ग्रुप से, और धर्मेश पारिक ग्रुप और अडानी ग्रुप बहुत पहले से, मेरे पास डॉक्यूमेंट है 2005-06 के, जब ये लोग साथ काम करते थे। और वहाँ जो CA है उन्होंने बताया कि ये दोनों कंपनी एक साथ बड़ी हुई है और शुरू से मतलब साथ रहे हैं ये लोग। तो 17 में अडानी इंटरप्राइजेज का ऑडिटिंग लेके इनको दिया गया, और 17 में ही लगभग 3 कंपनियों का साध हंधनिया ग्रुप को दिया गया। उसी बीच 4-5 लोग इस कंपनी में साध हंधनिया में ग्रुप ज्वाइन करते हैं, और उनका लिंक्डइन प्रोफाइल बताता है कि उसमें से ज़्यादातर ये तमाम लोग जो यहाँ आके पार्टनर बनते हैं साध हंधनिया ग्रुप में, 17 में ही उसी आसपास जब इनको ऑडिटिंग की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप की तरफ से दी जाती है, और उसमें जो लोग आके पार्टनर बनते वो सब पिछले 3 साल से, कोई 2 साल से वहाँ काम कर रहा था धर्मेश पारिक में। वहाँ एज ए CA काम नहीं कर रहे थे, पर कोई ट्रेनी है, कोई किसी और भूमिका में है, तो वहाँ वो काम कर रहे थे। वो यहाँ आके बन जाते हैं पार्टनर, और यहाँ आके वो
तब तक वो सीए पास कर लेते हैं और कोई 1 साल बाद ऑडिट करने लगता है अडानी इंटरप्राइजेज के लिए। और अभी 2021 में ये साध धनिया एलएलपी हुआ, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ, एमसीए में इनका डिटेल आया, पहले एक ये फॉर्म था। तो अभी जो इनके डायरेक्टर हैं उसमें से 5 डायरेक्टर हैं, 3 शुरू में जो लोग थे उसमें से एक चले गए, उसमें से 3 वही हैं जो पहले धर्मेश पारिक ग्रुप में 3 साल 2 साल काम कर चुके हैं। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रवीण नाम है उनका, वो कच्छ से आए हुए हैं, वो अलग थे। और जो मेन है जिनके नाम पे धर्मेश पारिक ग्रुप है, धर्मेश पारिक साध धनिया, वो पुराने हैं। बाकी तमाम लोग धर्मेश पारिक ग्रुप के ही आए हैं। अश्विनी, आपको यहाँ बीच में लाना चाहेंगे कि जब से ये हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, ऑफ कोर्स एक तो ये इस तरह की वॉल्यूमिनस अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट आती है शायद 8,000 वर्ड 10,000 वर्ड की है, तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ डिबेट ऐसे होते हैं जो ट्विटर पे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत चलते भी हैं, जो भी उन पे थ्रेड कर दे वो बहुत वायरल भी होता है। 2 चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि पहले तो इस पूरी रिपोर्ट का मीडिया कवरेज कैसा रहा है, उस पर आप को क्या कहना है, आपने ऑब्जर्व भी किया है बहुत क्लोजली। और दूसरा कि भाई ऑपोजिशन ने भी इसको एक मुद्दा इसीलिए बनाया बिकॉज इट इज़ गौतम अडानी हु सीन क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन जो हमारी जो देश की जो पॉलिटिक्स है उसमें ऑप्टिक्स तो काम आती है, लेकिन लाइक बोफोर्स अभी भी रेलिवेंट है बिकॉज देयर कुड बी अ लिंक विद द गांधी फैमिली थ्रू मनी ट्रेल। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, एक वॉल्यूमिनस रिपोर्ट है जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पे सवाल उठा रही है, वैलिड हैं, उस पर डिबेट अभी चल रहा है। क्या ये वाकई में प्रधानमंत्री की छवि को ख़राब करने के लिए काफ़ी है? मतलब एक नॉर्मल जो आम जनता है उन तक मैसेज जा रहा है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कांक्षा कि आम जनता तक जा भी रहा है, क्योंकि आज भी मतलब 24 जनवरी को आया है रिपोर्ट, आज करीब 2 महीने हो जाएंगे इस महीने। आम 50 में से अगर आप जोड़ेंगे 100 लोगों में से, तो उसमें से 40 लोगों को पता होगा हिंडनबर्ग का, 60 को तो पता ही नहीं होगा। जो 40 को पता होगा उसमें भी 20 होंगे कि बोलेंगे ये देश की छवि खराब करने के लिए कहा गया है, इसमें कुछ मोदी के खिलाफ तो है ही नहीं, कोई भ्रष्टाचार की बात तो हुई नहीं है, तो इसमें मोदी जी कैसे जिम्मेदार हो गए। और जो 20 हैं, 20 में भी 10 बोलेंगे हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ बोलेगा मुझे पता ही नहीं है, और बाकी लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। तो ये बोफोर्स वाला मामला इसलिए भी अलग था क्योंकि उसमें एटलीस्ट जांच तो हुई, यहाँ तो जांच ही नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, संसद में भारत सरकार ने बताया कि ना वित्त मंत्रालय ने कोई जांच इनिशिएट की, ना कोई सेबी ने जांच इनिशिएट की खुद से। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप करो, तब एक 5 लोगों की 6 लोगों की कमेटी बनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाई ताकि वो कहा जा सके कि पारदर्शिता तरीके से काम हो रहा है। वो 6 लोगों की कमेटी बनाई गई, वो कब काम शुरू करेगी, कब क्या मिलेगा, तब तक 2 महीने बाद सबूत अगर रहेंगे भी किसी के पास, वो तो हटा देगा ना। मतलब बहुत मुमकिन है कि सबूत ना मिल पाए अगर उन्होंने कुछ फॉर्जरी की भी होगी तो यहाँ तो जांच ही नहीं हो रही है। बोफोर्स से आकांक्षा इसलिए भी मेरा मानना ये है कि बोफोर्स में लिंक था सीधे राजीव गांधी के, उस समय वो थे पद पर और उनका लिंक हुआ था। भले ही वो देखिए पैसे तो मिलेंगे नहीं प्रधानमंत्री के पास से, ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे भी लिंक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मोदी का नहीं है, मोदी गवर्नमेंट का लिंक है, लेकिन वो गवर्नमेंट में फिर सब लोग आ जाते हैं। सीधे आप नहीं बोल सकते कि प्रधानमंत्री ने उनको कुछ फायदा पहुंचाया। मतलब प्रधानमंत्री ना तो कोई मंत्रालय पोर्टफोलियो लेते हैं, जैसे मनमोहन सिंह पोर्टफोलियो थे कोल मंत्रालय, तो सीधे उन पर कोल मंत्रालय का चला गया कि कोल में भ्रष्टाचार में आप भी थे, तो सीबीआई ने कहा कि हम इनसे पूछताछ करेंगे। ना प्रधानमंत्री के पास कोल मंत्रालय है, ना ऊर्जा का मंत्रालय, ना कोई मंत्रालय है। तो अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ में अडानी को फ़ायदा पहुँचाया भी गया है, चाहे रोड में हो गया, चाहे सीमेंट वाली काम में हो गया, चाहे किसी चीज़ में, तो प्रधानमंत्री तक सीधे बात ही नहीं आएगी। क्योंकि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन्फ्लुएंस ये होता है कि आप उनका इन्वायरमेंट का क्लियरेंस करवा देते हैं, आप उनको तुरंत फाइल पहुंचा देते हैं। यही सब हुआ है, यही सब जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ पे रिकमेंड करती सरकार कि अडानी हमारे यहाँ के देश की बड़ी कंपनी, इनको ठेका दिया जाए। श्रीलंका में जाते हैं तो बोलते हैं कि पोर्ट के लिए आप अडानी को दो, जो बात भी उठी थी, लेकिन डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते लिंक। देखिए अब लोग इतने पॉलिटिकली अवेयर हो गए हैं कि लोग जोड़ लेते हैं
कि अडानी का राइस गुजरात से हुआ इसलिए प्रधानमंत्री को जोड़ लो। नहीं, पॉलिटिकल अवेयर नहीं हुए हैं लोग, इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि भक्ति भावना जिसको बोलेंगे कि फर्क नहीं पड़ता वाला, वो 300 रुपए किलो पेट्रोल कर दो मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला सिचुएशन चल रहा है। और मीडिया की भी अश्विन, मीडिया जब मीडिया कवर करते हैं अश्विन हमारे लिए, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए, तो उसमें ये भी कि मीडिया ने भी इसको बहुत अग्रेसिव होकर नहीं दिखाया। मतलब मीडिया अगर समझे से वो 2G स्पेक्ट्रम को कैसे 0.000 लगा के दिखाते थे कि इतने करोड़ का नुकसान। देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं एक स्टोरी कर रहा था एनडीटीवी, क्योंकि एनडीटीवी अडानी ने ले लिया था, उसी के बाद ये डाउनफॉल शुरू हुआ, तब मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने ये सबसे बड़ी बात सवाल उठाई थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, चलिए वो रिपोर्ट आ गई, लेकिन आप पहले तो किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया अडानी के खिलाफ इंडियन मीडिया में। जो करते थे बहुत छोटी छोटी स्टोरीज करते थे। अगर किसी ने बता दिया कितना बड़ा फ्रॉड है तो हमारी मीडिया इतना अच्छा काम करती है कि उसने कोई क्रिटिकल रिपोर्टिंग तक नहीं की उस रिपोर्ट पे। जैसे आज इन्होंने की कि धर्मेश पारिक की कंपनी जाके पता किया, पहले नहीं था, तो ये क्रिटिकल रिपोर्टिंग हुई कि चलो ये है, हम इस पर रिसर्च करते कि क्या है। आज कल अगर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट आई थी कि एसीसी जो खरीदा गया वो गौतम अडानी नहीं उनके भाई ने खरीदा है, तो ये क्रिटिकल रिपोर्टिंग हो रही क्योंकि हिंडनबर्ग की। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको लगता है, उसके पास मुझे लगता है कि वो कोई तंत्र ही नहीं है, उसके पास रिपोर्टर की कमी है शायद इस टाइप की रिपोर्टिंग डिग इन करना, कि भाई वो ढूंढे कि अगर रिपोर्ट कोई दे रहा है कि इतनी इतनी कमियां हैं, उसमें बताई गई कितनी कमियां हैं, अगर वो एक एक जांच भी करें तो हर दिन नई नई चीज़ें मिलेंगी। आज ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो आई है उसमें भी बताया गया कि मतलब एक ही कंपनी उसका प्रमोटर भी है और एक ही उसका को ऑनर भी है, तो कैसे मुमकिन है। तो ये क्रिटिकल रिपोर्टिंग हमारी मीडिया में नहीं हुई। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा क्रिटिकल करता, अगर मतलब मैं टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ आपको, टेलीविज़न अगर थोड़ा बहुत करता तो शायद लोगों को पता चलता कि हाँ प्रधानमंत्री या इस गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका कितना क्लोज टाई अप है गौतम अडानी या उनकी कंपनी के साथ, ये पूरा खुल के आता। क्योंकि अगर नहीं होता ना तो आप विश्वास मानिए कि अभी तक तो एजेंसी जांच करना शुरू कर चुकी होती, अभी तक कोई ना कोई नोटिस जरूर गया होता। नहीं वो तो खैर एक दूसरा पॉइंट ये भी ना कि जांच एजेंसीज का सारा टाइम तो ऑपोजिशन पे फोकस बना हुआ है, मनीष सिसोदिया पे फोकस बना हुआ है, आम आदमी पार्टी है, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी बिहार पहुंच गए, तो चले गए। बाकी जगह इतना ज्यादा उनकी एनर्जी भी डाइवर्ट हो रही है कि और भी कोई प्रायोरिटी पे हो सकता है, ये मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है। We will continue having this discussion with Basant and Ashwin. The video part of this podcast ends here. To listen to the complete podcast, log on to newslaundry.com. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।